देखिए, आप लोगों के साथ मैंने कई सारी चीज़ें शेयर की है। पॉलिटी के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, हर चीज़ के बारे में मैंने एक एक दिन सबके बारे में आपको डिटेल से बताया। पॉलिटी के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में। आज हम पॉलिटी का आप लोगों के साथ एक ऐसा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पेपर की दृष्टि से पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं और यहाँ से ज़्यादातर कभी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को मेंस में आते हैं, वो भी लिखने की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको जरूर समझिएगा। टॉपिक का नाम है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। अब पता है केंद्र का मतलब होता है संघ, संघ राज्य संबंध। संघ राज्य संबंध का मतलब क्या होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, क्या क्या बॉन्डिंग है। उन सारे बॉन्डिंग को, उन सारे कीवर्ड्स को, उन सारे टर्म्स को आपको समझना है कि वास्तव में जो संसद, जो संघ और राज्यों के बीच में आपसी विवाद होता है, चाहे वित्त का हो, चाहे प्रशासन का हो, अनेक प्रकार का जो विवाद होता है, उन सारे विवादों के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। क्या होता है केंद्र राज्य संबंध और क्या होता है, जैसे भारत में पता है, कई सभी लोग मानते हैं कि भारत में किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाती है। तो भारत में व्यवस्था अपनाई जाती है संघीय व्यवस्था। इसी को हम लोग बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली का जन्म हुआ है, तो संघीय व्यवस्था का। इस पे कई सारे लोग इस पे टिप्पणी भी करते हैं। कई सारे राजनीतिक विज्ञान या राजनीति शास्त्री इस पर टिप्पणी करते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि भारत के अंदर क्वासी फेडरल, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्ध संघीय व्यवस्था। क्योंकि अर्ध संघीय व्यवस्था इसलिए है क्योंकि आपको पता होता है कि वहां पर संघ के पास ज्यादा शक्ति होती है और संघ अपने सारे नियमों और कानूनों को राज्य के ऊपर थोपता है। कभी कभी आपकी संघात्मक व्यवस्था का परित्याग हो जाता है और वो आपकी व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है जब आपके देश में इमरजेंसी लगी होती है। इमरजेंसी लगने पर जो आपकी संघात्मक व्यवस्था है उसका खात्मा करके एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। उस टाइम पूरी राज्य की मशीनरी केंद्र के अंदर चली आती है। तो उसी तरीके से हम एक बात बता रहे हैं कि हम आपके यहाँ पे भारत में जो संघीय व्यवस्था पाई जाती है उसके होने का रीजन क्या क्या है और संघीय व्यवस्था। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को शेड्यूल 7 में यही तो कहता है। शेड्यूल 7 आप लोगों का क्या कहता है, जो आप लोगों का आर्टिकल 46 कहता है, आर्टिकल 246 कहता है, जिसमें यह बताया गया है संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण। कि संघ सूची अर्थात संघ मतलब केंद्र सरकार किस पे कानून बनाएंगे, तो संघीय सूची के विषय पे, और राज्य सरकार किस पे कानून बनाएंगे, तो राज्य सूची के विषय पे। ये आप लोगों को शेड्यूल नंबर 7 बताता है। शेड्यूल नंबर 7 ये बताता है, शेड्यूल नंबर 7 जो आप लोगों के 3 विषय हैं, एक तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची और आप लोगों की समवर्ती सूची, 3 विषय होते हैं। तीनों विषय पर कानून बनाने की शक्ति, या आप संघ सूची पर केंद्र सरकार को, राज्य सूची पे किस सरकार को, तो स्टेट गवर्नमेंट को, समवर्ती सूची पे दोनों लोग मिलकर के कानून बनाते हैं। संघ सूची वो कानून का विषय होता है जो राष्ट्रीय महत्व का विषय होता है, वो संघ सूची में समाहित होता है। वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या 100 है। तो इस पर कानून बनाने की शक्ति पूर्ण रूप से किसकी होती है, तो संघ की होती है। जैसे जो राष्ट्रीय महत्व के विषय है, नागरिकता हो गया, विदेशी संबंध हो गया, अंतरराष्ट्रीय करार हो गया, ये जितने भी फंक्शन होते हैं, कोई परमाणु हो गया, इन सारे मैटर पे जो बहुत ही राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के विषय होते हैं, वो सारे विषय संघ सूची में आते हैं। संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है। इस पर कानून बनाने की शक्ति किसको है, तो आप लोगों के इस गवर्नमेंट को है। तो आप लोग याद रखे रहना, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है। राज्य सूची लोक व्यवस्था, लोकहित, पुलिस, ये जितने कृषि हो गया,
ये जितने भी विषय सार्वजनिक महत्व के विषय होते हैं, सभी लोगों के महत्व के विषय होते हैं, अर्थात राष्ट्रीय, उसमें सार्वजनिक महत्व का मतलब जिसमें राष्ट्रीय हित का भाव छुपा होता है, अर्थात जिसमें सभी लोगों की भावना, चाहे सार्वजनिक हित ले लीजिए, सार्वजनिक कल्याण ले लीजिए, जिसमें लोगों की भावना या लोगों के विकास की बात की जाती है, कृषि हो गया, ये सारे विषय आप लोगों के राज्य सूची के विषय आते हैं। बाकी आप लोग संघ सूची देखे हैं, इसमें बैंकिंग, बीमा, ये सारी चीजें, शेयर बाजार, ये सब कुछ आप लोगों को आता है। राज्य सूची में आप लोगों के जितने सार्वजनिक कल्याण के विषय होते हैं, सभी लोगों का हित जिसमें छुपा होता है, वो आप लोगों का राज्य सूची। समवर्ती सूची वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या 61 हो गई है, 5 घट के, क्योंकि 5 यहां से निकल करके इसमें आ गई है। और समवर्ती सूची में 52 है, जिसमें वन हो गया, शिक्षा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन हो गया, माप तौल हो गया, ये सारे जंगली जानवरों एवं पशु पक्षियों की रक्षा से संबंधित कोई विधेयक हो गया। तो ये आप लोगों को बताता है कि जब संघ और राज्यों के बीच में सब कुछ बंटवारा हुआ है, अर्थात संघ और राज्य एक दूसरे से पृथक हैं, तो ये बात बताता है कि संघीय व्यवस्था भारत में पाई जाती है। ये फैक्टर ये बताते हैं कि संघीय व्यवस्था भारत में पाई जाती है, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में सब कुछ बटा है, अर्थात उनकी शक्तियों का पूर्ण रूप से विभाजन हुआ है। तो ये बताता है कि यहाँ पर कौन सी व्यवस्था पाई जाती है, तो यहाँ पर व्यवस्था पाने का अधिकार, यहाँ पे व्यवस्था कौन सी पाई जाती है, संघीय व्यवस्था। अगला आप लोगों का नेक्स्ट बात देखेंगे, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता देखिए, यहाँ पर किसी की शक्ति नहीं है, यहाँ पे तो ना आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे ना अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, ना आप लोगों की संसदीय शासन प्रणाली पूर्ण रूप से पाई जाती है। यहाँ पे संसद सर्वेसर्वा होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जहाँ न्यायपालिका सर्वेसर्वा होती है, अर्थात न्यायपालिका को इतना अधिकार होता है कि जो वो बोल दे, अर्थात न्यायपालिका को इतना पूर्ण रूप से अधिकार है। संसदीय शासन प्रणाली में जो संसद बना दे कानून, वो वहां पे जैसे ब्रिटेन की संसद है, तो वहां पे संसदीय शासन प्रणाली है, वहां पे संसदीय शासन पूर्ण रूप से सर्वोच्च है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली वो है कि वहां पर जैसे अमेरिका के संविधान में आप लोगों को अमेंडमेंट करना इतना टफ है, वहां पे नॉर्मल तरीके से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। तो वहां पर अगर अमेंडमेंट करना होता है या कुछ ऐसा काम करना होता है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है, जुडिशरी को आगे आने पड़ता है। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं अमेरिका का जो संविधान होता है, अमेरिका का जो संविधान है, कैसा संविधान है, अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर है, स्ट्रिक्ट है, रिजिड है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान लचीला है। और भारत, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में आप लोग कहीं पे भी जैसे भी चाहें, वहां की जो संसद होती है, जिसे हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स, और ये जो वहां की जो संसद होती है या पार्लियामेंट होती है, उसे पूर्ण अधिकार होता है संविधान को। वहां पे जो वहां का संविधान है वो पूरी तरीके से अलिखित संविधान है। वहां की संसद ने कोई भी कानून बना दिया तो वहां का वो संविधान मान लिया जाएगा। और ब्रिटेन पूर्ण रूप से कठोर है, सख्त है। वहां पे कानून, वहां पे संविधान में संशोधन करना अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। तो इस कारण से वहां का जो संविधान है वो रिजिड है। और भारत के संविधान को ना तो बहुत ज्यादा कठोर बनाया गया है, ना ही बहुत ज्यादा लचीला बनाया गया है। यहाँ पे ना तो संसदीय सर्वोच्चता स्थापित की गई है, ना न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित की गई। जैसे अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, वहां पे जुडिशरी सबसे पावरफुल माना जाता है। लेकिन भारत में क्या है, ना तो न्यायिक सर्वोच्च, ना तो आप लोग देख रहे होंगे किसी चीज की सर्वोच्चता यहाँ पे नहीं है। इसलिए यहाँ पे कौन सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। तो ये भी बताता है, एक प्रकार से संघीय व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है कि भारत में एक प्रकार की संघीय व्यवस्था है। अगली बात आप लोग देखेंगे, पहली बात आप लोगों ने ये देखी, सेकंड बात आप लोगों ने ये देखी, तीसरी बात आप लोग देखेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, देखो न्यायपालिका को किसी भी अंग में शामिल नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका, जैसे आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सेंट्रल के लिए आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट होता है, स्टेट के लिए हाई कोर्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे शीर्ष स्तर पे कौन है, तो आप लोग देखते होंगे, पहला सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका किसी के अधीन रह करके काम नहीं करती है। न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष काम करती है, क्योंकि न्यायपालिका अगर कार्यपालिका और विधायिका के साथ मिल जाएगी तो सुचारू रूप से न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसलिए न्यायपालिका को हम लोग एकदम निष्पक्ष
स्वतंत्र भाव से देखते हैं तो आप लोगों ने देखा शेड्यूल 7 संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सारे आप लोगों के कुछ फैक्टर हैं जो ये बताते हैं कि भारत में कैसी व्यवस्था पाई जाती है। अगली बात आप लोग देखेंगे राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, गवर्नर का पद। जैसे अब यहाँ पे राज्यपाल के पद को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं होती, बहुत सारा डिबेट होता है कि राज्यपाल का पद कैसे हो गया। तो राज्यपाल का पद इसलिए हो गया, जैसे आप लोग सेंटर में, जैसे राज्यपाल क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच में बॉन्डिंग का काम करता है, अर्थात ऐसा करिए मध्यस्थता का काम करता है। ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति का एजेंट होता है। ये जो जैसे समझिए कि जो राज्य का प्रशासन होता है या राज्य के जो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया राज्यपाल एक एजेंट होता है जो ये देखता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति या राज्य अपने प्रशासन को जो केंद्र द्वारा उसे दिए जाते हैं आदेश, उन सारे आदेश को पूर्ण रूप से पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए राज्यपाल का पद सृजन किया जाता है। जिस तरीके से संघ में राष्ट्रपति होता है उसी तरीके से राज्यों में राज्यपाल होता है। तो ये भी बताता है कि आपके भारत में कैसी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था। अगर ये राज्यपाल ना होता तो आप लोग को देखते कि संघीय व्यवस्था का कुछ परित्याग है। तो ये सारी बातें आप लोगों ने शेड्यूल 7, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाओं का होना, ये भी आप लोगों का बताता है। अखिल भारतीय सेवा का होना ये भी आप लोगों का बताता है क्या कि भारत में कैसी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था। क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं का होना मतलब ये होता है आईएएस, आईपीएस, ये सारी जो व्यवस्थाएं होती है ये इनको ये देखा जाए तो ये देखिए आप लोग इसको, ये दो तरीके से काम करते हैं। ये भी सेंटर के भी लिए काम करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। जब इनकी नियुक्ति होती है तो इनको कैडर मिलता है और कैडर अलॉट करता है केंद्र, और ये किसके अधीन कार्य करते हैं तो एक राज्य के अंदर, एक राज्य की परिधि के अंदर वहीं पे काम करते हैं। कुछ दिन तक राज्य के लिए काम करते हैं, फिर वो स्टेट सेंटर के लिए काम करते हैं, किसी भी फाइनेंस सेक्रेटरी तक बनते हैं, कोई भी सेक्रेटरी पर पहुंचते हैं तो केंद्र के लिए काम करते हैं। तो इसलिए ये भी एक मध्यस्थता का काम करता है। तो ये भी बताता है ये दोनों के लिए काम करता है। तो ये भी यही बात को इंगित करता है कि भारत में कैसी व्यवस्था पाई जाती है तो संघीय व्यवस्था पाई जाती है। अब संघीय व्यवस्था के बहुत सारे, संघीय व्यवस्था के आप लोगों ने देखे क्या क्या है, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाओं का होना और शेड्यूल 7, ये सब बताता है कि भारत में कैसी व्यवस्था पाई जाती है तो संघीय व्यवस्था पाई जाती है। अब संघीय व्यवस्था के साथ साथ आप लोगों को देखना एक बात और देखिएगा ध्यान से, संघीय व्यवस्था कभी कभी आप लोगों की जो संघीय व्यवस्था है आप लोग अब देखेंगे तो आप लोगों के 3 संबंध के बारे में आप लोगों को बताना है। एक आपका विधायी संबंध होता है, एक आपका प्रशासनिक संबंध होता है और एक आपका वित्तीय संबंध होता है। 3 संबंध होते हैं। तो हम 245 से लेकर के 255 तक ये आप लोगों का संबंध होता है। 245 से लेकर 255 तक हम इसको पहले डिस्क्राइब करते हैं, फिर इस पे आते हैं। विधायी संबंध का मतलब होता है लेजिस्लेटिव। 245 आर्टिकल 245। अब ध्यान समझिएगा कब ऐसा होता है कि आपकी जो संघीय व्यवस्था है उसका परित्याग हो जाता है और वो एकात्मक व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। 245 में कहा गया है संघ एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की, संघ एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, कि संघ और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार क्या क्या होगा, उनकी परिधि क्या होगी, उनकी सीमा क्या होगी। संघ किस पे बनाता है तो संघीय सूची पे, राज्य किसके बनाएगा तो राज्य सूची पे, और दोनों लोग मिलकर के बनाएंगे समवर्ती सूची पे। ये आर्टिकल 245 हमको बताता है ये किस संबंध में आता है तो इसके विधायी संबंध में आता है। आर्टिकल 246 में इसमें ये बताया गया है विधियों का विस्तार कहां कहां पे होगा। कभी कभी होता है कि संघीय, जैसे आप लोग देखते होंगे कभी कभी राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को मिल जाती है। तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है तो उसको हम बताएंगे। तो 245 में संघ एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार और संघ एवं राज्य विधानमंडल द्वारा विधियों का विस्तार और संघ एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु।
ये आप लोग, उसके बाद आप लोगों का आर्टिकल 247, यहाँ पे संसद को अधिकार होता है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करना, कुछ अतिरिक्त जुडिशरी की स्थापना करना। तो ये सारे आप लोगों के कुछ फैक्टर काम करते हैं। आर्टिकल 248 देखिएगा, कभी कभी आप लोग देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अलावा कुछ अवशिष्ट सूचियां होती हैं। तो अवशिष्ट सूची पर, जैसे अमेरिका में अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसको मिली है, वहां पे राज्य को मिली है। वहां पर आप लोग देखते हैं, एक बात आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने नहीं बताई थी, उस बात को भी आप लोग गौर करिएगा। संघीय व्यवस्था में आप लोगों का एक बात ये भी इंगित करता है राज्यसभा का होना। राज्यसभा किसकी संस्था होती है? राज्यसभा, हम अपनी बात को वहां पर थोड़ा सा आपको ले जाने की कोशिश करते हैं। संघीय व्यवस्था में ये भी परिलक्षित होता है कि राज्यसभा है। अगर राज्यसभा है, कभी कभी क्या होती है, अब राज्यसभा क्यों है उसके पीछे भी लॉजिक है। राज्यसभा इसलिए है क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा भंग हो सकती है, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक परमानेंट हाउस है। उसका कार्यकाल, उसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त होने के साथ साथ प्रति 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। वो हमेशा काल में बना रहता है, वो हमेशा। तो इसलिए संसद की जो विधायी व्यवस्था है या कानून, या आप लोग ऐसे समझिए जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है, जब लोकसभा नहीं होती है तो उस टाइम राज्यसभा को ही सब कुछ ऑल इन ऑल माना जाता है। तो इसलिए पहली बात तो इसलिए। दूसरी बात, जैसे अमेरिका में सीनेट होता है, सीनेट का मतलब होता है वहां का उच्च सदन, और यहाँ का राज्यसभा का मतलब उच्च सदन। तो सीनेट में वहां पे अमेरिका में कुल 50 स्टेट हैं, 50 में से 2-2 मेंबर आते हैं, तो एक एक मेंबर 100 सदस्य आते हैं। लेकिन भारत में क्या है कि जो राज्यों की भौगोलिक स्थिति, राज्यों की जनसंख्या पे और राज्यों के अलग अलग स्टेट अपने अलग अलग मेंबर राज्यसभा में भेजते हैं। अलग अलग मेंबर कि वहां की राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां की जनसंख्या क्या है, क्योंकि वो राज्यों की हितैषी होती है। जैसे लोकसभा किसकी होती है, तो वहां पर जनता की बात को उठाया जाता है, अर्थात वो पूरी तरीके से उस पर केंद्र हावी होता है। उसी तरीके से राज्यसभा पूरी तरीके से किसके है, तो राज्यसभा राज्यों की हितैषी संस्था होती है, क्योंकि दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठे हैं, एक कॉर्पोरेट की भावना बैठे। ऐसा ना हो कि लोकसभा हो राज्यसभा ना हो। तो राज्यसभा का होना भी क्योंकि राज्यों की हितैषी होती है, राज्य अपने वहां पे राज्य जो अपनी विशेष प्रॉब्लम होती है, राज्यों के लिए जो राज्यों के हित की बात होती है, वो राज्यसभा करती है। तो हम आते हैं यहाँ पे आर्टिकल 248 में। तो अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने की शक्ति संघ को मिली है, ना कि सेंटर को मिली है, ना कि आप लोगों को, सॉरी, संघ को मिली है, ना कि स्टेट को मिली है। और अवशिष्ट सूची, जैसे साइबर क्राइम का विषय आता है, आजकल साइबर क्राइम सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है, साइबर क्राइम का हर चीज पे, सोशल मीडिया हो, हर चीज पे साइबर क्राइम का। तो ये सारे जो विषय होते हैं जो इन 3 सूचियों के अलावा अलग से आते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट सूची। और इस पर कानून बनाने की शक्ति हमेशा क्वेश्चन आता है किसको प्राप्त है, तो संघ को। लेकिन अमेरिका में जस्ट इसका अपोजिट, वहां पर यह शक्ति राज्यों को दी है। कई सारे समितियां आप देखोगे, तो अभी इन समितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 248, आर्टिकल 249 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 249 क्या कहता है, संसद क्या होता है, कभी कभी राज्यसभा के पास कुछ विशेष पावर दी गई है कि राज्यसभा किसी भी मतलब राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को अगर राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, तो उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको मिल जाती है, संघ को मिल जाती है। अगर राज्यसभा ऐसा कर दे तो कितनी हो जाएगी, और इसकी अधिकतम 1 ईयर पूछा जाता है क्वेश्चन। अब ये एक ऐसा अनुच्छेद है 249, ये भी संघीय व्यवस्था को परिलक्षित करता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हर आर्टिकल में सबके पास बराबर संतुलित रूप से बैलेंस्ड का सिद्धांत अपनाया गया है कि 249 ये कहता है कि अगर राज्यसभा राष्ट्रीय किसी भी विषय को, राष्ट्रीय मतलब राज्य सूची के किसी भी विषयों को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत अर्थात स्पेशल मेजॉरिटी से क्या कर दे, राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, तो उस पर कानून बनाने की शक्ति, बेशक वो किसका विषय है, राज्य सूची का, उसमें विधानमंडलों को कानून बनाना चाहिए, लेकिन उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको मिल जाती है, तो उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद को मिल जाती है। तो ये 249 बोलता है। 250 क्या बोलता है कि जब
आप लोगों का आपातकाल प्रवर्तन में हो तो उस टाइम कानून बनाने की शक्ति संघ को मिल जाती है। जैसे आपके यहाँ पे आपातकाल लगा है, आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी लगी है, तो उस टाइम आपकी संघीय व्यवस्था का परित्याग कर दिया जाता है। अर्थात ये नहीं होगा कि राज्य सूची के विषयों पर कौन कानून बनाएगा, स्टेट, उस टाइम राज्य सूची के विषयों पर भी संघ कानून बनाएगा। तो ये कहा गया है आपातकाल के परिवर्तन में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संघ को प्राप्त हो जाती है, तो ये कहा गया है 250 उस टाइम संघात्मक व्यवस्था का त्याग करके या संघात्मक व्यवस्था को हम लोग छोड़ करके एकात्मक व्यवस्था की ओर बढ़ जाते हैं। ये 250 में कहा गया है। 251 क्या कहा गया है, मान लीजिए 251 ये कहा गया है, फिर 251 आप लोग ध्यान से समझिएगा। 251 क्या कहता है, तो 251 कहता है कि आर्टिकल 249 और 250 के तहत बनाई गई विधियों में असंगति है। अगर 249 के तहत और 250 के तहत कोई विधि बनाई गई है तो उसमें अगर कोई असंगति है तो उस असंगति को, अगर मान लीजिए दोनों ने कानून बनाया, दोनों का कानून क्या हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर टकराव ले आता है, तो उस टाइम क्या होगा, संघ वाला प्रभावी हो जाएगा और राज्य वाला निष्प्रभावी हो जाएगा। ये बात कहता है। 252 क्या कहता है कि मान लीजिए दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल ने दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल ने राज्य सूची के विषय, दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल ने संघ से अनुरोध किया कि आप राज्य सूची के कोई विषय है उस पर कानून बनाने की शक्ति तब केंद्र को मिल जाती है। मतलब दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडलों ने केंद्र से अनुरोध किया कि आप इस विषय पर कानून आप स्वयं बनाइए, तो ऐसी भी कंडीशन में उनको कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आर्टिकल 252 क्या है, दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल ने अगर केंद्र से अनुरोध किया तो उस टाइम कानून बनाने की शक्ति किसको मिल जाती है, संघ को मिल जाती है। देख रहे हैं आप लोग, अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने की शक्ति संघ को, आपातकाल के प्रवर्तन में कानून बनाने की शक्ति संघ को। 251 में क्या कहा गया, तो 251 में आप लोगों ने देखा, 251 में आप लोगों ने देखा, 252 में भी आप लोगों ने देखा। तो इस तरीके से 251 में 249 और 250 के तहत जो विधियों में असंगति है तो उसको दूर करने के लिए केंद्र वाला कानून लागू होगा, राज्य वाला निष्प्रभावी होगा। 252 आप लोगों ने देखा। 253 क्या है, अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौता। मान लीजिए किसी भी राज्य के अंदर कोई भी वो होना है या किसी भी कोई मैत्री होना है या कोई करार होना है या कोई समझौता होना है। अब उस समझौते को कराने में राज्य का कोई भी या राज्य सरकार का वहां पे कोई कानून ऐसी स्थिति में वहां पर बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, वो राज्य सूची के वो राज्य सरकार वाले बनाए हुए कानून को वो अवैध करार देगी और अपना बनाया हुआ कानून वहां पे लागू कर देगी। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौता एक राज्य के लिए नहीं बल्कि वो राष्ट्र हित के लिए होते हैं, अर्थात पूरे देश की भलाई के लिए होते हैं। तो इसलिए वहां पर राज्य में जो पहले से पूर्व कानून है उसको अवैध करार करके नया कानून वहां पे संघ द्वारा आरोपित किया जाएगा। आर्टिकल 253 ये बोलता है। आर्टिकल 254 ये कहता है कि मान लीजिए यहां पे ये राज्यों को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली प्रोविजन दिया है कि आप लोग स्ट्रिक्टली कुछ ऐसा काम करोगे। मान लीजिए राज्य कोई ऐसा कानून बना रहा है, अब राज्य को बताया गया कि राज्य ऐसा कोई कानून ना बनाए जो वहां पर संघ को कोई कानून बनाने में या राज्य कोई ऐसा कानून ना बनाए कि वहां की संघ की कार्यपालिका शक्ति वहां पर लागू करने में कोई दिक्कत आए। मतलब राज्य अपने कानून का या राज्य अपने पावर का इस तरीके से उपयोग ना कर पाए कि वहां पर संघ की कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करने में संघ को किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आए। अर्थात ये कहा गया है, इसका मतलब समझिएगा, ये पॉइंट को आप समझिएगा कि ऐसा इसलिए कहा गया कि अगर मान लीजिए राज्य कोई कानून बनाता है, अब संघ का पहले से ऑलरेडी वहां से कोई कानून चल रहा है, संघ का ऑलरेडी पहले से कोई वहां का पे कानून चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आप लोग ये जाने रहिएगा, ऐसी स्थिति में आप लोगों का
इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी स्थिति में वो होगा कि वहां पर जो राज्य वाला कानून, इसीलिए राज्य को स्ट्रिक्टली कहा गया है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करे कि वहां संघ द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों, कानूनों को लागू कराने में किसी प्रकार की कोई अड़चन, परेशानी या कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये 254 बोलता है। ये 254 बोलता है। 254 में एक का जोड़ा गया, उसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए क्या हो कि कोई समवर्ती सूची का विषय है, उस पर दोनों कानून बनाते हैं। का 254 का दोनों कानून बनाते हैं। अगर दोनों कानून बनाने में क्या होता है, दोनों कानून बनाते हैं, अगर दोनों कानून बनाने में अगर राज्य सरकारें या राज्य सूची के किसी विषयों पर या समवर्ती सूची के किसी विषयों पर दोनों कानून बनाते हैं और कानून बनाने से पूर्व राज्यों ने राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ले ली है, तो दोनों कानून बनाए हैं, भले ही दोनों के बीच में कोई टकराहट आए, उस टाइम संघ वाला अवैध मान लिया जाएगा और राज्य वाला लागू हो जाएगा। ये आप लोगों के कुछ विधायी संबंध थे। आप लोगों ने विधायी संबंध के बारे में जाना। विधायी संबंध के बारे में मैं आपको थोड़ी सी कुछ और बातें बताता हूं जो इनके बीच में टकराहट करती है। कई सारी समितियां आई थी, कई सारे, इसमें पहली समिति का नाम आप लोग सुने होंगे, राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग 1966 में इसका गठन हुआ था। राजमन्नार आयोग ये राज्यों के प्रति बहुत ज्यादा सजग थे और राज्यों के लिए बहुत ज्यादा वर्क कर रहे थे कि राज्यों को बहुत सारे अधिकार मिले। तो राजमन्नार आयोग ने बहुत सारी समितियां अपनी स्तुतियां प्रस्तुत की राज्य, इन्होंने कुछ कुछ बातों को पॉइंट आउट किया। उसमें कुछ बातें, पहली बात इन्होंने माना अवशिष्ट, या आप लोग इनकी बातों को ध्यान दीजिएगा। राजमन्नार आयोग ने बहुत सारी बातों की सिफारिश की थी कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। इन्होंने कहा था अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्ति कर दी जाए, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ये एक एजेंट की तरह काम करते हैं। कहां पे? एक राज्य के अंदर। इसलिए इस सेवाओं का होना क्या है, इस सेवाओं का होना गलत है। ऐसे में जो राज्य की मशीनरी होती है या राज्य की जो कार्यपालिकी शक्ति होती है वो अपना सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती है। इस कारण से उन्होंने कहा था कि अखिल भारतीय सेवाओं को खत्म कर दिया जाए। इन्होंने एक बात कही थी, अभी हम आप लोगों को बताते, अंतरराज्यीय परिषद का या इंटर स्टेट का गठन किया जाए। अंतरराज्यीय परिषद क्या होता है? जो केंद्र और राज्यों के बीच में केंद्र और राज्यों के बीच में जो ये समझ लीजिए, केंद्र और राज्यों के बीच में जो लड़ाई होती है, जो फाइट होती है किसी चीज को लेकर, चाहे वित्त हो, चाहे अपना प्रशासन हो, इन सब के मामले में जो आपस में एक दूसरे से टकराहट होती है, उन टकराहट को दूर करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन होता है। तो इसने एक रिकमेंडेशन ये दी थी कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए। और थर्ड बात ये कही थी, पहली बात है तो अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं का राज्यपाल पद का ना होना, राज्यपाल पद का ना होना। इसने ये भी रिकमेंडेशन दी थी कि राज्यपाल का पद क्या होता है, राज्यपाल का पद, क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, राष्ट्रपति का एजेंट होता है। जब राज्य की मशीनरी सही ढंग से या सुचारू रूप से काम नहीं करती है तो उस टाइम राज्यपाल को पावर होती है कि उन्होंने ये भी बताया था राज्यपाल पद एक प्रकार से इस तरीके का पद है जिस तरीके से आप लोग राज्यपाल पद का ना होना, इसने ये भी कही थी कि राज्यपाल के कारण राज्य अपनी सुचारू व्यवस्था को अच्छे ढंग से लागू नहीं कर पाता है, उसमें कोई दिक्कत आती है। तो इस कारण से उसने ये भी बात कही थी राज्यपाल पद का ना होना, अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्ति, अंतरराज्यीय परिषद का गठन होना, राज्यपाल पद का ना होना, ये कुछ उसने सिफारिश की थी। और चौथी सिफारिश ये की थी अवशिष्ट, जो अवशिष्ट सूची होते हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको मिलनी चाहिए, तो अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने की शक्ति हमेशा राज्यों को मिलनी चाहिए, केंद्र को ऐसी कोई शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ये राजमन्नार आयोग के बारे में मैंने इतनी बात आप लोगों को बताई। ठीक है, ये आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप लोगों के आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस की दृष्टि से, इसलिए इस टॉपिक को बिना स्किप किए आप लोग एक एक टॉपिक को पूर्ण रूप से डिटेल में देखिएगा। बाकी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे, यहां तक आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।